हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। कल आपका पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो फटाफट देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि इससे हमारा पूरा ये आइडिया हो जाएगा कि जो आने वाले पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न कैसा होगा, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर कितना लेंथी होगा, कितना लेंथी नहीं होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, कौन कौन से पार्ट्स से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देर न करते वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पेपर हमारे पास क्लास 10th का है, तो ये हमारे पास प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है। मैं आपको इन डिटेल कंप्लीट पेपर को हल करने का तरीका भी बताऊंगा, पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए है हमारे पास रीडिंग। इसमें क्या होगा, हमें एक अनसीन पैसेज मिलेगा जिसमें हमें 10 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन हमसे इस अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। ठीक है जी हाँ। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पैसेज है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया। ये कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, रूरल एरिया होता है, इस एरिया में क्या होता है, जो अधिकांश लड़कियां होती हैं वो स्कूल नहीं जा पाती। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती हैं बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार से डिपेंड करती हैं, डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाती हैं इन द रूरल एरिया, जो हमारे पास ग्रामीण एरिया होता है। ठीक। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स, और ये बात जब उनके पेरेंट्स से पूछी जाती है तो क्या होता है, वुड से दैट, वे कहते हैं कि, वे क्या कहते हैं कि दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड, वे चाहते हैं, वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ या हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो पुत्रियाँ हैं, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द डॉटर्स। लेकिन होता क्या है, दे स्टे एट होम, लेकिन उनकी जो बेटियां होती हैं वो अभी घर पर रुकी हुई होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज देयर पेरेंट्स, जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, बिलीव दैट, उनको ये विश्वास हो, बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, बिलीव, यह विश्वास होता है कि काइंड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है ना, लड़कियों की जो शिक्षा है वो ऑन ऑफर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, वो उनकी लड़कियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए क्या है, उनकी बेटियों के लिए उपयुक्त नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर क्या होता है, और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, और उनको ऐसे भी लगता है कि ये क्या होता है, दे फील, वो मतलब बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, रिस्क आर टू ग्रेट, मतलब क्या होता है, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा जोखिम भरा हुआ लगता है, उन्हें ये जो मामला है सारा बहुत ज़्यादा जोखिम लगता है। फिर होता क्या है भाई, होता ये है कि दोज रिस्क आर रियल, कि उनका जो रिस्क होता है वो रियल होता है, कि ये बात जो होती है, उनका ये जो सोचना होता है ये बिल्कुल सच है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरास्ड, जो लड़कियां होती हैं उनका सेक्सुअली कभी कभी क्या होता है, उत्पीड़न होता है, हैरास्ड होता है, समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, जो उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी उनके द्वारा, या फिर क्या होता है, कभी तो ऐसा होता है कि टीचर्स के द्वारा ही लड़कियों का हिरासमेंट, स्टूडेंट्स का हिरासमेंट, जो गर्ल्स होती हैं उनका हिरासमेंट किया जाता है, उनको मेंटली मतलब क्या होता है, मेंटली उनको कई बार दबाया जाता है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है इस चीज़ को देखकर। फिर होता क्या है, फिर होता ये है, और कभी कभी क्या होता है, बाय द स्ट्रेंजर्स एड एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, कभी कभी जो अजनबी व्यक्ति उनके स्कूल में पहुंचते हैं, उन सब के साथ भी क्या होता है, उन सब के द्वारा भी ये घटनाओं, इन ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ठीक जी हाँ। फिर क्या होता है, द प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, और ये कहते हैं कि जो गरीबी है, गरीबी क्या करती है, ये जो दबाव है ना, ये जो गरीबी का दबाव है, जो प्रेशर है, आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट, ये जो दबाव है, जो कम नामांकन और लड़कियों के प्रति धारणा के लिए केंद्रीय माना जाते हैं। ठीक है, धारणा के लिए क्या है, प्रति धारणा के लिए केंद्रीय है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि पॉवर्टी ऑल्सो प्ले इट्स पार्ट, जो गरीबी होती है, गरीबी भी अपनी भूमिका को मतलब क्या करती है, अदा करती है, निभाती है। और क्या होता है बच्चों, लेकिन होता ऐसा है कि इट देयर क्लॉथ्स आर टोन, इस पैसेज में ये कहा गया है कि जो गरीब लड़कियां होती है उनके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। और क्या होता है,
जो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली विल स्टे एट होम, वो जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर में ही रहती हैं, अपने घर में ही रहेंगी। इन सच केस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड क्या है, प्रॉपेरिटी। ठीक है, ऐसे मामले में क्या होता है, उन्हें शालीनता और औचित्य की मांगों के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये था कंप्लीट इसका पैसेज की हिंदी। जब तक आप पैसेज का मीनिंग, पैसेज का मतलब, पैसेज की समरी नहीं समझेंगे, जब तक क्वेश्चन आंसर बिल्कुल भी आप कर नहीं सकते, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, अब चलिए फटाफट हम करते हैं भाई इसका क्या। अब हम करते हैं, लगाते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, कि जो लड़कियों की शिक्षा होती है, लड़कियों की शिक्षा में जो गरीबी होती है वो किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करती है। ठीक है, जो गरीब परिवार की लड़कियां होती है उनके साथ जो गरीबी होती है वो किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। मैंने ये कंप्लीट इस पैसे से इसका जो कंप्लीट आंसर था वो मैंने नोट डाउन किया है, और ताकि आप डिटेल से चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो भैया वीडियो कोई भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। अब देखिएगा इसका जो आंसर करेंगे, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया। क्यों, देखिएगा लड़कियों की शिक्षा में गरीबी की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, गरीबी की वजह से जो अधिकांश लड़कियाँ होती है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, वो क्या होती हैं, वो केवल हाँ डू नॉट गो टू स्कूल, वो घर नहीं जा पाती, वे अपने घर पर ही रहती हैं, वे स्कूल नहीं जा पाती, केवल घर पर ही रहती हैं। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड, लेकिन ये बात जब उनके पेरेंट्स से पूछी जाती है तो उनको भी ये लगता है कि हाँ हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ें, एजुकेटेड हों, शिक्षित हों, हम हमें क्या नाम, ये हमें बहुत अच्छा लगेगा, ये हम भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन मजबूरी के नाते क्या होता है, वो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। बहुत सारी इसके साथ में मतलब क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं उनके सामने। दे स्टे एट होम, वे केवल घर पर रहती हैं, क्योंकि क्योंकि देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि जो शिक्षा ऑफर की जा रही है लड़कियों के लिए, ये हमारी लड़कियों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे पास अनसीन पैसेज था जिसमें से हमें 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का था। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की, गिव 2 रीजन व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल थो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको ऐसे 2 कारण बताने हैं जिनकी वजह से जो लड़कियां होती हैं, गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, है ना, गिव 2 रीजन देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ठीक है, और यद्यपि वे चाहते तो हैं कि उनकी लड़कियां, उनकी बेटियां जो हैं वो एजुकेटेड हों, तो आपको ऐसे 2 कारण बताने हैं जिनकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए हम फटाफट देखते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर। 2 पॉइंट हमें बताने थे। फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाय द स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट होता है। सेक्सुअल हैरासमेंट मतलब उनको उत्पीड़ित किया जाता है, सेक्सुअली उनको उत्पीड़ित किया जाता है कभी कभी। ठीक है, हर समय नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अब ये बाय देयर फेलो, ये उनके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है ऐसा। कई बार घटनाएं ये भी मिली हैं और कई बार घटनाएं टीचर्स के द्वारा भी अंजाम दी गई हैं, और कई बार बाय द स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, और कई बार ऐसे ऐसे अजनबी व्यक्ति जो लड़कियों के स्कूल जाते समय उनको देखते हैं, कई बार ये घटनाएं उन अजनबी व्यक्तियों के द्वारा भी लड़कियों के साथ अंजाम दी जाती हैं। एक तो ये वजह है जिसकी वजह से जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को, है ना, घर पर रखते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। दूसरे इसी पैराग्राफ से मुझे एक पॉइंट ये मिला है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिली, क्योंकि जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं, अधिकांश जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके जो क्लॉथ्स आर टोन, उनके पास मतलब सही कपड़े भी नहीं होते हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं। सो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली विल स्टे एट होम, और ये गरीबी की वजह से क्या होते हैं, अच्छे कपड़े ना होना, ड्रेस का ना होना, स्कूल बैग का ना होना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको मेंटली हैरास्ड करती हैं। मेंटली क्या करती हैं, मेंटली उनको, उनका जो माइंड होता है, उनके माइंड का उत्पीड़न करती हैं, और इसकी वजह से क्या होते हैं, वो पेरेंट्स जो होते हैं अपनी बेटियों को बदनामी की वजह से, इंसल्ट की वजह से अपने घर पर ही रोके रखते हैं। तो ये दोनों वजह हैं जो इस पैसेज के थ्रू मैंने ये 2 पॉइंट नोट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ मैं आपको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट देखिएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं कि विच वर्ड इन पैसेज, पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको जो कीप इन प्लेस का मीनिंग रखता है। तो कीप इन प्लेस का जो मीनिंग है वो कौन सा वर्ड है भाई पैसेज के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस पैसेज में एक वर्ड आया है टू स्टे एट होम, क्योंकि जो गरीब परिवार के मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो लड़कियाँ गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, उनको टू स्टे एट होम घर पर ही रोके रखते हैं। और कीप इन प्लेस का मतलब भी होता है एक जगह ठहरे रहना। और इसके बाद में देखिएगा मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछा गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। पुअर वर्ड का जो अपोजिट है वो क्या है। पुअर वर्ड इस पैसेज में दिया गया है, आपको इसका अपोजिट लिखना है। 2 नंबर में है। 10 नंबर का पैसेज था, अनसीन पैसेज होता है, आपकी किताब से कोई ताल्लुक नहीं होता है, आपका पढ़ा हुआ है या नहीं, आप इसको कर पाएंगे या नहीं, आप इसके समझेंगे या नहीं, ये चीज़ें क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्जामिनर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है कितनी नहीं आती है, पैसेज कहाँ से दिया जाए, कौन कौन से टॉपिक आपने कवर किए हैं, कौन से टॉपिक आपने कवर नहीं किए हैं। तो ये 10 नंबर का पैसेज था, मैं केवल 10 नंबर का पैसेज, अभी तक हमने 10 नंबर का पैसेज किया है। अब इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। ठीक, अगले पार्ट में क्या है देखिएगा, सेक्शन बी में जो होता है भाई हमारे पास, सेक्शन बी में हमें क्या मिलता है, सेक्शन बी में हमें मिलता है, सेक्शन बी में हमें क्या दिया जाता है। देखिए सेक्शन बी हमारे पास 10 नंबर का है, 10 नंबर का सेक्शन ए, 10 नंबर का सेक्शन बी और 10 नंबर का सेक्शन सी। सेक्शन सी बी में हमें क्या मिलेगा देखिएगा, 4 नंबर का तो हमें मिलेगा, फटाफट एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें, जाते ही लिख देना। एक क्वेश्चन मिलेगा हमें एप्लीकेशन या लेटर का, एप्लीकेशन या लेटर आपको लिखनी है, 4 नंबर में मिलेगी, जाते ही लिख देना फटाफट विदाउट एनी डिले, बिल्कुल सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और उसी के साथ में एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को तो आपको करना है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, लेटर लिख लीजिए या एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से एनी वन, कोई सा एक पार्ट करना है। फिर इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो मैं अगला पार्ट बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो ये है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा सेक्शन बी में कि राइट ए पैराग्राफ ऑन ए स्क्राइब आर्टिस्ट होल्ड्स अ वर्कशॉप फॉर स्कूल किड्स। इसमें ये पूछा गया है, या फिर एक और इसमें पूछा गया है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आपको एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर एक रिपोर्ट लिखनी है कि ये कमज़ोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय योर सोशल रिसेंटली। ठीक है जी हाँ, तो इस पर आपको एक ऐसे लिखना है। तो ये 6 नंबर का है, तो 6 नंबर की लेटर, 4 नंबर की लेटर या एप्लीकेशन, 6 नंबर का ऐसे सेक्शन भी कंप्लीट होता है 10 नंबर का। सेक्शन बी 10 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद में बात करेंगे फटाफट सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या भैया, देखिए सेक्शन सी में हमसे पूछा गया है ग्रामर का पोर्शन। इसमें हमसे क्या किया गया है, देखिए आपको कंप्लीट ग्रामर आनी चाहिए, आपको कंप्लीट ग्रामर आनी चाहिए, जब भी आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव पे दे दिए जाएँ, सारे के सारे पैसेज एक्सक्लेमेटरी के दे दिए जाएँ, अलग अलग तरीके के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया जाता है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में मतलब आपके सिलेबस में होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डरिंग द वर्ड्स। आपको सेंटेंस को रिऑर्डरिंग करना है। पहला वाला सेंटेंस, आई इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, ये सेंटेंस रिऑर्डरिंग करना है, आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसका हम सही क्रम बनाएंगे कि वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 4 का फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, आई नेवर डू इट, ये सेंटेंस निगेटिव है, चेंज इनटू पॉजिटिव। आपको ये पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या काम करोगे, आपको नेवर हटाना होगा। तो आप बना सकते हो आई डू इट में, इसको कर सकता हूँ। ठीक, थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या कहा गया है भैया जी, थर्ड में कहा गया है कि द रेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रेन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमें बनाना है इसका एक्सक्लेमेटरी। तो देखिएगा जब सोया वेरी अगर दिया होता है तो हम हाउ का यूज़ करते हैं, सोया वेरी दिया जाता है तब हम हाउ का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वेरी हट जाते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद हम बात करते हैं भाई फोर सेंटेंस नंबर 4, द हंटर शॉट द टाइगर। हंटर ने क्या किया है, टाइगर को मारा है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बनाना है। ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, द टाइगर वाज शॉट बाय द हंटर। टाइगर के द्वारा मारा गया है, किसको, हाँ द टाइगर मारा गया किसके द्वारा भैया जी, हंटर के द्वारा, बाय द हंटर। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5, द आर्मी फॉट कॉरेज। देखिए फॉट के साथ विद का प्रयोग करते हैं, द आर्मी फॉट या द सोल्जर्स फॉट विद कॉरेज। तो विद आएगा इसमें, सही क्या सही प्रीपोजिशन कौन सा आएगा भाई, विद। तो देखिए एक सेंटेंस प्रीपोजिशन से यूज किया है तो आपको प्रीपोजिशन भी आना चाहिए। एक सेंटेंस पैसिव वॉइस से यूज की मतलब पैसिव वॉइस से पूछा गया है, पैसिव वॉइस भी आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी भी आना चाहिए और कन्वर्ट भी करना आना चाहिए, रिऑर्डरिंग भी करनी आनी चाहिए। आपको कंप्लीट ग्रामर 10 सेंटेंस पूछे जाएंगे। देखिए कि 10 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी। 10 नंबर की ग्रामर में आपसे सब कुछ पूछ लिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए
बात करते हैं सी हैज़ बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। सी हैज़ बीन वर्क का हो जाएगा वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट नाइट। ओके, डजंट मैटर। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि माय फ्रेंड सेड टू मी। माय फ्रेंड का हो जाएगा माय फ्रेंड सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी का हो जाएगा मी। अब लव इज ब्लाइंड, ये बात बिल्कुल सच है, प्यार अंधा ही होता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो जो भी ट्रू स्टेटमेंट होती है उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है। तो दैट लव इज ब्लाइंड आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर लिखा जाता है कि द सन राइज इन द ईस्ट, तब भी ये ऐसे का ऐसे ही रहता। ही माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि सूरज पूरब में निकलता है, निकलता रहेगा। जो चीज़ सत्य होती है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती है। बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की। ही एडमिटेड दैट, जो भी चाहो आप इसमें यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी मतलब कंपल्सरी वाला पार्ट नहीं है, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है। आप जो भी चाहो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो जिस तरीके से भी चाहो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने थोड़ा बहुत सेंटेंस को इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना सीख रखा होगा। अब मैं बात करता हूँ सेंटेंस नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, स्पेलिंग फिल करनी है हमें। तो हमसे स्पेलिंग भी फिल करा लेगा ये ग्रामर वाले पोर्शन में। पहली जो स्पेलिंग है वो जस्टिस की है, तो जे के बाद में यू आ जाएगा, टी के बाद में आई आ जाएगा। ओके, और बी में क्या है, ये क्रूअल है। क्रूअल मतलब निर्दयी। सी आर यू, सी के बाद में आर आ जाएगा, यू के बाद में ई आ जाएगा, और लास्ट में ये आई नहीं है, ये एल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये हो गया क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं भाई पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर वेयर एवर नेसेसरी। आपको क्या काम करना है भाई, कैपिटल यू हाँ, पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। आपको कैपिटल लेटर का यूज करते हुए इसको कंप्लीट करना है जहां जहां भी जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। बाकी आप कुछ और नहीं करना है। इसमें बता रखा है कि आपको जो पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट का मतलब होता है ब्राह्म चिन्हों का इस्तेमाल करना, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना, लेकिन आपको केवल यूजिंग कैपिटल लेटर के थ्रू आपको सही करना है। सबसे पहले ही सेड टू मी, ही सेड टू माई फादर। ही दिया है, ही सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ही जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है, तो कैपिटल बनाएंगे। विल यू गिव मी 200 रुपीज़ एज आई। आई देखिए छोटी है, इसको कैपिटल बनाएंगे। आई को हम क्या बनाएंगे भाई, आई को बनाएंगे कैपिटल, कैपिटल बनाएंगे। आई को कैसे बनाएंगे, कैपिटल। एज आई वॉज टू बाई ए न्यू ड्रेस। सेंटेंस मतलब हमारा जो सेंटेंस था हो गया कंप्लीट। ओके, अब बात करते हैं भाई, देखिए 10 नंबर की ग्रामर थी, ये हमारे पास 10 नंबर की ग्रामर वाला पोर्शन था। तो देखिएगा ग्रामर के पोर्शन में ये 10 नंबर का था हमारे पास, इसमें हमसे 10 सेंटेंस पूछे गए थे। अब देखिएगा ट्रांसलेट, 5 नंबर का हमसे क्या पूछा गया, ट्रांसलेट पूछा गया। अल्टीमेटली मैं अगर कहूँ तो ग्रामर हमसे पूछी जा रही है 15 नंबर की। नोट कर लीजिए ग्रामर कितने नंबर की पूछी जाएगी, 15 नंबर की। 10 नंबर का हमसे ग्रामेटिकली पोर्शन 10 सेंटेंस पूछ लिए गए हैं, 10 नंबर में हमसे पूछी गई है क्या पूछा गया भाई, हमसे पूछी गई है एक स्टोरी। हिंदी में स्टोरी दी है, आपको इंग्लिश बनानी है। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। क्यों? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। भाई सारी चीज़ें एक छोटी सी वीडियो में मतलब एक वीडियो में कवर करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर वाले पार्ट की। में इस जो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट कहना चाहिए जो भी स्टोरी हैं, मैं इसके बाद में आपको 2-3 वीडियो और अपलोड करने वाला हूं। अभी आप हमारी इस वीडियो के बाद में वीडियो देख सकते हो, तो उसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, तो आप उनको देख सकते हैं, डजंट मैटर। बात करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी बोलें तो लिटरेचर वाला पार्ट जिसमें हम पूरी किताब को कहेंगे। इसमें हमें क्या काम करना है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले पहुंचते ही हल करना शुरू कर देना। आपको एक पैसेज मिलेगा, आपको क्या मिलेगा भाई, आपको एक पैसेज मिलेगा। पैसेज आपका पढ़ा हुआ होगा, आपकी बुक का पैसेज होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, दे आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमन। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 टीचर थे जिनमें से 7 क्या थी, महिलाएं थी। 7 मैन यानी कि पुरुष थे, और 2 वुमेन 2 महिलाएं थी, ठीक। फटाफट आपको देखना है कौन से पार्ट का है। पार्ट वार्ट का नाम वाम तो लिखना नहीं है आपको, ना ही उसमें पैसेज वगैरह का कोई आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, बस आपको क्वेश्चन करनी है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ एने फ्रैंक विद हर टीचर्स। एने फ्रैंक का है, ये डायरी वाला पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसेज को पढ़िए फटाफट आराम से, इसका क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो, आंसर आराम से लिख सकते हो। हु टीचेज हर मैथ्स, मतलब उनके जो मतलब हर मैथ्स, उन्हें जो मैथ्स पढ़ाता था वो कौन पढ़ाता था, ठीक।
कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। 60 शब्दों में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है किसी एक क्वेश्चन का। राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो वाला मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, लेंचो के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। व्हाट डिड एने फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एने फ्रैंक ने जो डायरी थी क्यों मेंटेन की थी, क्या वजह थी उसके पीछे की, वो क्या क्या मतलब डायरी के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहता था, समाज को, सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन 25 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही करने हैं क्योंकि एक के लिए नहीं कहा गया। 25-25 शब्दों में कम से कम लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है फ्रॉम होम हैव द इनहेरिटेंस ऑफ कॉर्ग डेस्केंड एज पर द लीजेंड। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन थोड़ा सा। और इसके बाद में भाई देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इसमें हमें मैच करना है। मैचिंग वर्ड में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगली आने वाली वीडियो में मैं कंप्लीट पूरी बुक से जितने भी मैचिंग वर्ड है मैं सारे एक ही वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई देखिएगा, ये पोइट्री से पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सेम क्वेश्चन है जैसे बुक से पूछा गया है, पैसे देखें, वैसे ही पोइट्री से स्ट्रेंजर देखें, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। इट जो है किसके लिए यूज किया गया पहली वाली लाइन में। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट इक्वेट आइस विद। जो तुलना करता है आइस की, वो किससे करता है। अब भैया 11 क्वेश्चन और देख लीजिए। 11 क्वेश्चन कहता है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 50 से 60 शब्द। ठीक है, 50 से 60 शब्दों में आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। ओके, अ टाइगर इन द जू या फिर एनिमल्स में और भी इंपॉर्टेंट पोएम जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो मैं आपको सेकंड पोएम वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको कंठस्थ करके जाना है ताकि वो पेपर में आपको मिल जाए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट और पोएम्स हैं। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं भाई देखिएगा इसका और पार्ट देख लेते हैं। इसकी जगह अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिख पाते हैं तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मतलब किसी भी पोएम की आप 4 लाइन लिख दीजिए लेकिन वो आपके टेस्ट पे मतलब आपके पेपर में नहीं दी गई हों। उसके बाद हम भाई क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर 2 क्वेश्चन से ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स इज। कोई से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, लिखने 30-30 शब्दों में है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। 75 वर्ड्स में किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मंडेलाज रूल। अब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा क्वेश्चन क्योंकि पेपर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी देखिएगा फटाफट, है ना जी। और उसके बाद में पॉइंट आउट द ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद में अपने सारे ट्रू फॉल्स लगा लीजिए। उसके बाद में ट्रू फॉल्स में आपको मैचिंग वर्ड के साथ में ही सेकंड वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ओके, चलिए अब देखिएगा, तो भाई देखिएगा ये 14 क्वेश्चन थे और आई होप ये वीडियो यहीं तक थी। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में एक बटन मिलेगा बेल आइकन जिसको बोलते हैं, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।